हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस वीडियो में आगे और करेंगे इस सीरीज का इस वीडियो में सेट नंबर 18। ये हमारा सेट नंबर 18 है। इससे पहले तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है सेट नंबर 17 तक। तो ये सारे सेट्स जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है 5000 MCQ नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो अगर आप प्रीवियस सेट्स देखना चाहते हो तो। और इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो। इस वीडियो का, इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का और इससे पहले जितने भी सेट्स हो चुके हैं उन सारे वीडियो का PDF आपको मिलेगा इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न। टंगस्टन का गलनांक डैश एवं डैश डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। टंगस्टन जो है इसका सिंबल W होता है और एटॉमिक नंबर 74 होता है और ये सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है हमारे आवर्त सारणी में। इसका जो गलनांक है जो कि आपको मिल जाएगा NCERT के बुक में 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसे बोल सकते हैं 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो टंगस्टन धातु है इसका इस्तेमाल होता है बल्ब का फिलामेंट बनाने में। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये टंगस्टन धातु का ही बना होता है। एथेन का अणुसूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है। कितने हैं ये आपको बताना है। एथेन जो कि क्या है, एल्केन है। एथेन क्या है, एल्केन। एल्केन का पहला मेंबर मीथेन होता है, दूसरा एथेन होता है। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ देखो, एल्केन फैमिली का पहला मेंबर मेथेन है, दूसरा एथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है, पांचवा पेंटेन है और छठा हेक्सेन है। तो एल्केन फैमिली में आपको क्या करना है, टोटल सहसंयोजक आबंध बताने के लिए जो ये कार्बन की संख्या है और हाइड्रोजन की संख्या, इसे जोड़ दो और एक घटा दो। उसमें से 2 + 6 8, 8 में से एक गया तो 7, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो मीथेन है CH4, तो यहाँ पर 1 है अगर कुछ नहीं है तो 1 + 4 5 हो गए ना, तो 1 घटा दो, 4 हमारा हो जाएगा सहसंयोजक आबंध मीथेन में। आप चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो संरचना बना करके 1 2 3 4। ऐसे ही प्रोपेन है C3H8, ये प्रोपेन है। 3 + 8 11, 11 में से 1 गया 10। इसमें टोटल 10 सहसंयोजक आबंध होंगे, 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। आप चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कटआउट लगाया हुआ है कि आप चेक कर लो। आप ऐसे निकाल सकते हो कि जोड़ने पर, उसके बाद 1 घटाने पर टोटल जो सहसंयोजक आबंधों की संख्या है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है। बायोगैस को ही हम लोग गोबर गैस बोलते हैं, है ना, हिंदी में बोलते हैं जैव गैस। जैव गैस इंग्लिश में बोलते हैं बायोगैस। तो बायोगैस बोल दे, जैव गैस बोल दे, गोबर गैस बोल दे, बात एक ही है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो इसमें प्रेजेंट होता है वो मीथेन होता है। तो ए हमारा नहीं, हमसे पूछा है कौन घटक नहीं है, तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। जंतु अपशिष्ट जैसे कि गोबर और पादप अपशिष्ट के अवायवीय अपघटन से जैव गैस उत्पन्न होती है। याद रखना, ये अवायवीय अपघटन है। अपघटन का मतलब आप समझ रहे हो, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना। अवायवीय का मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अपघटन होता है। करवाएगा कौन, जो अवायवीय जीवाणु होंगे, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। जो अवायवीय जीवाणु होते हैं उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसीलिए ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन करवाते हैं, जिसे हम लोग अवायवीय अपघटन कहते हैं। जल मौजूद होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं। अब ये सारे जो होते हैं ये घटक होते हैं, इनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। NCERT बुक में ये 4 घटक दिए हुए हैं, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, 75% तक हो सकता है। दूसरे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, ये सब आते हैं। इन दोनों में कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है, लेकिन इन दोनों में आप हमेशा याद रखिएगा कि मीथेन जो है सबसे ज़्यादा होता है 75% तक। और उसके बाद दूसरे स्थान पर है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पर आप हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथे पर हाइड्रोजन बोल सकते हो या फिर 3 4 वाले को फ्लिप कर सकते हो। इसके अलावा और भी गैस हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही 4 जो है महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड का कौन जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO।
ये एल्डिहाइड है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है एल्कोहल है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये है कीटोन, कीटोन, ये है कीटोन, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो एल्डिहाइड है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक और ऑक्सीजन घुसा दो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि का मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी है। व्युत्पन्न राशि है इनमें से कौन? 7 होती है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर बोल दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 जो होती है वो मूलभूत भौतिक राशियां होती है जो कंठस्थ आपको होनी चाहिए। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। ये इनके हैं एसआई मात्रक, और इन्हें हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ये सारे सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद 2 होते हैं आपके पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि या फिर संपूरक भौतिक राशि। एक है समतल कोण जिसे हम लोग 2D कोण भी बोलते हैं, और दूसरा है ठोस कोण जिसे हम लोग 3D कोण भी बोलते हैं। तो प्लेन एंगल समतल कोण का जो एसआई मात्रक है वो रेडियन है, और ठोस कोण का जो एसआई मात्रक है वो स्टेरेडियन है, और ये है सिंबल दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए। जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो जो ये आपकी ये मूलभूत भौतिक राशियां हैं इन्हीं से मिलकर के बनी होती है। कोई भी व्युत्पन्न राशि जो है इन्हीं से मिलकर के, इन्हीं 7 से मिलकर के, अब जरूरी नहीं कि सब 7 होंगे उसमें, लेकिन इन्हीं में से कुछ से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। यहाँ देखो दूरी जो है लेंथ है, समय जो है यहाँ पर है, तो ये 2 मूलभूत राशियों से मिलकर के ये व्युत्पन्न राशि चाल जो है बनी हुई है। ऐसे ही जितने भी व्युत्पन्न राशि होते हैं वो सारे बने होते हैं इन मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर के। तो देखो लंबाई है, मूलभूत भौतिक राशि है, समय भी है, द्रव्यमान भी है, घनत्व तो नहीं है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जो मास है, जो द्रव्यमान है, ये मूलभूत भौतिक राशि है। ये जो आपका आयतन है, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही आयतन होता है। यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मापने के लिए हम लोग लेंथ मापते हैं, तो ये जो है एक्चुअल में लेंथ है। तो ये लेंथ भी क्या है? मूल भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी मूल भौतिक राशि है। तो ऐसे जितने भी जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो बनी होती है मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर के। वेबर प्रति वर्ग मीटर को डैश कहा जाता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, इसे टेस्ला भी कहा जाता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहां आपको ध्यान में रखना है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है ये वेबर होता है, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चुंबकीय प्रेरण बोल दे या चुंबकीय क्षेत्र बोल दे या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल दे, बात एक ही है, सदिश राशि है। वेबर पर मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक है, इसी को टेस्ला बोलते हैं। सीजीएस मात्रक गॉस है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका एसआई मात्रक है। चुंबकीय तीव्रता बोल दे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल दे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दे या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दे। वेक्टर क्वांटिटी है, एम्पियर पर मीटर एसआई मात्रक है, और ऑर्स्टेड ये सीजीएस मात्रक है। ये वही ऑर्स्टेड है जिन्होंने पहली बार ये पता लगाया कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है, इसकी खोज ऑर्स्टेड ने ही की थी। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान डैश रंग का प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इस प्रोसेस में किस रंग का प्रकाश जो है सबसे अधिक मुड़ता है? तो 7 रंग कौन कौन से हैं? विबग्योर, बैंगनी है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है।
तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे जो डेविएशन होगा यानी कि मुड़ना जो होगा वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे जो वेवलेंथ है ये घटता चला जाएगा। यानी कि डेविएशन और वेवलेंथ में उल्टा संबंध है। तो जो बैंगनी है ये सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा अपने रास्ते से क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। जो लाल है सबसे कम डेविएट करेगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। आंसर हमारा बैंगनी हो जाएगा। सबसे अधिक कौन मुड़ता है ये पूछा था, तो आंसर हमारा सी। नेक्स्ट हमारा जो विद्युत बल्ब होते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? उनमें भरी होती है नाइट्रोजन या फिर आर्गन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। और इस विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो हम लोगों ने अभी देखा। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। एटॉमिक नंबर 74, आवर्त सारणी का सबसे उच्च गलनांक वाली ये धातु है। मगरमच्छ के हृदय में कुल कितने कक्ष हैं, कितने चैम्बर्स हैं? जैसे हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 अलिंद 2 निलय। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, मगरमच्छ है तो सरीसृप, होने चाहिए 3 कक्ष हृदय में, लेकिन होते हैं 4 कक्ष। पक्षी और स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो मछली में एकल परिसंचरण तंत्र, उभयचर और सरीसृप में दोहरा परिसंचरण होता है लेकिन ये अपूर्ण होता है। पक्षी और स्तनधारी में पूर्ण रूप से दोहरा परिसंचरण तंत्र है। रक्त की बात करें तो हम बोलते हैं मछली ठंडा खून वाला प्राणी है, उभयचर ठंडा खून वाला प्राणी है और सरीसृप भी ठंडा खून वाला प्राणी है। पक्षी और स्तनधारी गर्म खून वाले प्राणी है। यहीं पर लिख लेना जहां पर ठंडा है ये होते हैं असमतापी। असमतापी मतलब इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है उनके वातावरण के बॉडी टेम्परेचर से। तो ये असमतापी, ये भी असमतापी, ये भी असमतापी, जबकि ये दोनों जो होते हैं ये हमारे समतापी होते हैं। हम लोग समतापी हैं। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है आप जानते हो वो 310 केल्विन है। बाहर में टेम्परेचर कुछ भी रहे, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, इससे फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर समान बना रहता है। इसलिए हम लोग समतापी है। पक्षी भी समतापी है। जो ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं वो समतापी नहीं होते, वो असमतापी होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर्स हैं, होने चाहिए 3, सरीसृप है तो, लेकिन ये एक अपवाद है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बहुत सवाल पूछा जाता है और आपको याद भी हो गया होगा, अब तक मैंने खुद आपको कई बार करवा दिया हुआ है। चूने के पानी को दूधिया कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इनमें से कौन है जो अभिक्रिया करेगा अंडे के पीसे हुए कवच से? जो अंडा का कवच होता है ना वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट से कौन इनमें से अभिक्रिया करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो जाए, क्योंकि यही है जो चूने के पानी को दूधिया कर देगी। तो देखो आपको याद होगा, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह है धातु का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम धातु है। तो यहां पर हम डालेंगे अम्ल। अब देख लो, ये तो लवण है, ये लवण है, ये लवण है, सॉल्ट 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 है, ये है अम्ल, तो HCl तो बनेगा यहाँ पर। ये तो उत्सर्जित होगी ही, साथ में यहाँ पर CaCl2, उसके बाद वाटर। यह है कैल्शियम सॉल्ट, यह है वाटर और यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने डैश से यूरिया बनाया था। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास NH2 C++O NH2। यह है यूरिया। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है यह है 60। ये पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। ये पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसे बनाया था फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से। सी हमारा आंसर, अमोनियम साइनेट से। निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक सबसे कम है? अगर हम गलनांक की बात करें तो एसिटिक एसिड के पास सबसे ज्यादा है और क्वथनांक भी सबसे ज्यादा है।
तो गलनांक देखो तो लगातार जो है हम नीचे आ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, मीथेन है, तो गलनांक घटता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये देखो 334 और यहाँ है 351, यानी एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा है। तो ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का कटआउट है, तो ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है यहाँ से, तो आप इसको ध्यान में रखिए। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं याद रखना है, केवल आप ऑर्डर ध्यान में रखो, किसका ज़्यादा है किसका कम है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको विकल्प में दिखेगा वो है शीले एंड प्रिस्टले, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले, शीले एंड लेवोजियर। ऑक्सीजन की खोज के लिए इन तीनों के नाम जो है दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में इन दोनों के नाम विकल्प के रूप में दिए जाते हैं। परमाणु में नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। भाप इंजन के आविष्कारक हैं जेम्स वॉट, दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो, गति की परिभाषा इन्होंने दी थी। और ये सारे जो आपके तत्व हैं और डेवी लैम्प, इन सब की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? देखिए, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये आपका नीला थोथा, नीला थोथा जिसे हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। केवल कॉपर सल्फेट मत बोलना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये पूरा बोलना, क्योंकि यहाँ से आप हाइड्रेट हटा दोगे ना तो फिर ये नीला नहीं रहेगा। तो जब इसको जल में मिलाया जाएगा तो देख लो ये ब्लू कलर का विलयन है और ये एसिडिक विलयन है ना, अम्लीय विलयन है। नीला हमारा आंसर हो जाएगा। मनुष्य और अमीबा में क्या समानता है? मनुष्य और अमीबा में क्या समानता है? आपके पास ह्यूमन है और आपके पास अमीबा है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर क्या असमानताएं हैं? देखिए, पहला है प्रजनन। तो प्रजनन में आप जानते हो कि मनुष्यों में सेक्सुअल है और इसमें क्या है, एसेक्सुअल है। द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, एक अमीबा जो है दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड होकर के। दोनों बहुकोशिकीय है, ये तो गलत है। दोनों बहुकोशिकीय है तो गलत हो जाएगा। जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर है, जबकि जो मनुष्य है मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। और जो अमीबा है ये एक कोशिकीय है। तीसरा है, देखो, दोनों जंतु जगत के प्राणी हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो ह्यूमन है ये एनिमल किंगडम में आते हैं और ये हमारे आते हैं आपके प्रोटिस्टा किंगडम में, प्रोटिस्टा जगत में। समानता क्या है? दोनों में जो पोषण की विधि है वो समान है। प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी पोषण विधि अमीबा के अंदर भी और मनुष्यों के अंदर भी। इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें देखो, ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, इनमें 4 स्टेप्स होते हैं, यानी ये जो न्यूट्रिशन है ये कंप्लीट होता है 4 स्टेप्स में। पहला है इंजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण, भोजन को लेना। उसके बाद डाइजेशन, भोजन को पचाना। एब्जॉर्प्शन, भोजन को अवशोषित करना, पाचित भोजन को अवशोषित करना। एसिमिलेशन, यानी कि जो पाचित भोजन है उसका यूज करना, हिंदी बोलते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद है इजेशन, यानी कि बहिष्करण, अपाचित भोजन को बाहर निकाल दो। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इनमें ये 5 स्टेप्स होते हैं। अमीबा के अंदर भी ये 5 स्टेप्स होते हैं, मनुष्यों के अंदर भी ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो ये जो पोषण विधि है ये दोनों में समान है। स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में डैश की खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड ने खोज की थी नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, हेनरी कैवेंडिश। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है हड्डी, अस्थि, नहीं, एनामेल। देख लो, ये है एनामेल। जो दांतों का जो सबसे आउटर पार्ट है जो हमें दिखाई पड़ता है, उसके ऊपर ये एनामेल की परत होती है। ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर भाग है। एनामेल के जस्ट नीचे जो है डेंटाइन होता है, डेंटाइन वाला पार्ट होता है, उसके नीचे जो है पल्प होता है, ये है पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में ही आपके ये होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्तवाहिनी होते हैं, और ये तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो अगर एनामेल का क्षरण हो गया ना, दांतों का जो सड़ना होता है, क्षरण होता है,
अगर ये एनामेल मान लो टूट गया तो धीरे धीरे ये डेंटाइन टूटते 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 हैं यहाँ तक टूट जाता है। उसके बाद कुछ भी ठंडा गर्म खाओगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं, तो आपको झंझनाहट जो है महसूस होती है। जब ये नर्व के कांटेक्ट में, न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में वो ठंडा गर्म चीज़ जो है वो जब आते हैं ना, तो यही है कि काफ़ी हार्ड सेंसेशन फील होता है, झंझनाहट महसूस होती है। जीव विज्ञान में एडीपी प्लस पी, ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये है फॉस्फेट, बराबर क्या होगा? ये जो एडीपी है ये है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप है। देखो यहाँ पर पी है, डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ये फुल फॉर्म है। जब इसमें हम एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, यहाँ पर देखो 2 पी तो पहले से था, एक और पी है, जब हम इसमें एक और फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ये एटीपी हो जाएगा। पहले एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट था, अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, 3 फॉस्फेट। तो इसे जोड़ने के लिए ना ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है, यानी कि ये है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना, एक फॉस्फेट जोड़ने के लिए, तब जाकर के यहाँ पर एटीपी बनेगा। तो एटीपी आंसर। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, है ना, एनर्जी करेंसी। तो करेंसी का इस्तेमाल हम लोग खर्च करते हैं ना, तो कोशिका को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी खर्च करती है, और वापस से इस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉस्फेट निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो एक फॉस्फेट को निकाला गया तो वापस से ये एडीपी हो गया, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लंबे समय बाद जब रोहन अपने बचपन की दोस्त संध्या को देखा तो वो संध्या के प्रति आकर्षित महसूस कर रहा था। संध्या जो कि लड़की है, तो ये लड़की के प्रति आकर्षण महसूस कर रहा है। संध्या भी देखकर यह आश्चर्य थी कि रोहन पहले से अधिक लंबा हो चुका है, उसकी आवाज़ भारी हो चुकी है और चेहरे पर हल्की मूछें आने लगी है। रोहन में हुए इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है लड़कों में ये सारे परिवर्तन के लिए, कि आवाज़ जो है भारी हो जाए, चेहरे पर हल्की मूछें आने लगे और लड़कियों के प्रति जो है आकर्षण फील करे? इन सब के पीछे कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी के स्थान पर लिखा आ सकता है एंड्रोजन हार्मोन। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं आपने सुना होगा आजकल लगा होता है घरों में एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये काम करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। यह हमारा आंसर सी हो जाएगा। जो विद्युत फ्यूज है, जो फ्यूज तार है, ये लेड और टिन का मिश्र धातु है। लेड एंड टिन की ये मिश्र धातु इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कम होता है, और जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, ये ज़्यादा होता है। उच्च रक्तदाब को डैश भी कहते हैं। उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को डैश भी कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर आप जानते हो, जो ब्लड है वो जो प्रेशर लगाता है धमनी के दीवारों पर, आर्टरी के दीवारों पर, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 180/80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, और हाई ब्लड प्रेशर को अति तनाव भी कहते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपर टेंशन। मधुमेह क्या है? मधुमेह जो है ये तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और ऐसे केस में क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है ये हाई हो जाता है। अब देखिए, ब्लड शुगर हाई हो जाना, इसके लिए टेक्निकल टर्म है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर का हाई हो जाना, इसी को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन के द्वारा भी वो बाहर आएगा। तो यूरिन के द्वारा अगर बाहर आ गया तो उसे हम लोग ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ग्लूकोज इन यूरिन। जनरली यूरिन में ग्लूकोज नहीं होते हैं, लेकिन अगर ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। और ये तब आएगा जब रहेगा हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया तब होगा जब होगा मधुमेह, या फिर किडनी जो है सही से काम न करे तो भी। इस सवाल का उत्तर जो है अति तनाव है। विद्युत मोटर की अंकित शक्ति 2 HP है। इस विद्युत मोटर द्वारा 3 सेकंड में किया गया कार्य लगभग डैश होगा। वर्क बराबर क्या होता है?
पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। हमसे पूछा है वर्क, कार्य, तो ये पावर इंटू में टाइम हो जाएगा। अब देखिए पावर हमारे पास 2 HP है। आप जानते होंगे कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP यानी कि हॉर्स पावर 746 वाट। अब हमें आंसर या तो जूल में चाहिए या फिर किलो जूल में चाहिए, तो हमें वैल्यू यहाँ पर SI मात्रक में पुट करना है। 746 हो जाएगा और समय हमारे पास 3 सेकेंड है। ये तो आएगा जूल में, है ना, जूल में। लेकिन यहाँ पर देखो जूल में 373 है और यहाँ 746 है, ऊपर से हम अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जूल में तो आंसर यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ 497 यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। मतलब ये तय है कि हमें 1000 से भाग दे करके इसे अब किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4.4 किलो जूल लगभग में आपको उत्तर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। ग्रीन हाउस गैस जो है ये सारे हैं, ये सारे आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। इसमें एब्सेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है। मिमोसा पुंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई पादप जो है ना, इसी का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुंडिका। मटर का है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। घरेलू मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, यह है पाइसम सटाइवम। बिल्ली का है फेलिस कैटस, फेलिस कैटस। हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, आलू, चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो इन सारे में जो है मौजूद होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है हमारे दांतों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे दांतों के क्षरण को बचाता है। हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, क्योंकि ये जो फ्लोराइड है ये हमारे दांतों में जो एनामेल है उसके डिके को, उसके क्षरण को रोकता है। सी आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 18 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो अगला वीडियो होगा वो आएगा होली के बाद। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। होली रंगों का त्यौहार, खेलिए लेकिन सावधानी से। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू सो मच।